12-13 मिनट में नहीं होगा, 10 क्वेश्चन है, 20 मिनट लगेगा कम से कम, क्योंकि उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। क्वेश्चन देखिए, पहला पहला क्वेश्चन, भूख लगल है क्वेश्चन करने के बाद। अय, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन कराता है। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का बात होता है कि अलग अलग? बताए थे आप लोग, शायद भुला गए। बिल्कुल, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो आप समष्टि पूछे थे, तो हम बोले थे आप पूछे थे सूक्ष्म मतलब समष्टि होगा क्या, हम बोले नहीं, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, कल ये बोले थे। व्यष्टि, व्यष्टि बोले थे आप लोगों को, पता नहीं सुन पाए कि नहीं। अच्छा, तो पहला, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन कराता है, तो सही है। दूसरा ऑप्शन, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों, राष्ट्रीय आय जैसे व्यापक मुद्दों पर संबंधित है। बताए थे कि माइक्रो यानी मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण आएगा, और उसमें राष्ट्रीय आय की चर्चा किए थे, नेशनल इनकम एग्जाम्पल में। अभी आ रहा है ध्यान? हाँ, तो पहले से आना चाहिए राष्ट्रीय आय जैसे। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा पर देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र मांग और समग्र आपूर्ति की व्याख्या करता है। इस समग्र मांग जब पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, ये जी लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड को, इसमें सब आता है। हम्म, ये आप लोग को अभी नहीं बुझाएगा। एग्रीगेट डिमांड है, दिख भी नहीं रहा है तो नहीं बुझाएगा। एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन गलती। आज संपूर्ण की बात ही कर रहा है तो सीधी बात है कि समष्टि में जाएगा। व्यष्टि में, तो व्यष्टि में सिर्फ एक नियोक्ता, एक फॉर्म, एक कंपनी या किसी व्यक्तिगत चीजों की बात होती है, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं आप। अच्छा, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित है। तो व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं पर कौन सा अर्थशास्त्र? व्यष्टि यानी कि माइक्रो। तो ये भी गलती। तो कौन कौन सा सही? एक और दो, ऑप्शन ये गलती हुआ कि सही हुआ? हाँ, वाह। आप बताइए, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? पहला, सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन कराता है। छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन कराता है, कहाँ गया? सही है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है, ये भी सही है, सही है ना। अच्छा, अगर वो गलती हो गई तो उसमें दिमाग मत लगाइए, यहाँ देखिए, यहाँ बुझा जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय की गणना करता है, गलती की सही? राष्ट्रीय आय के बारे में कहाँ पढ़ना है? समष्टि में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये, अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता संतुलन पर केंद्रित है, सही की गलती? नहीं बुझाया? अच्छा, उपभोक्ता संतुलन पर जहां की बात करें कंज्यूमर की, किसी एक की, तो क्या समष्टि की व्यष्टि? हम्म, तो फिर ये भी गलत। तो कौन सा ही ऑप्शन? सही होगा आपका, हाँ, ठीक है। आपका सारा गलती जा रहा है क्या? नहीं, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अब हम क्या बोले, हम बोले थे कि नहीं बोले तो? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है?
सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। हम्म, ये नहीं होगा। मांग और आपूर्ति नहीं होता है। क्या बोला, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में निम्नलिखित कौन सा शामिल है? तो ठीक है, मांग और आपूर्ति का विश्लेषण होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मांग और आपूर्ति इसमें नहीं होएगा। सिर्फ मांग बोला है, समग्र मांग नहीं बोला है। समग्र मांग नहीं बोला है, सिर्फ मांग बोला है। समग्र मांग और टोटल, तो ये व्यष्टि में आएगा कि समष्टि में आएगा, नहीं बुझा रहा है? अरे जब, हाँ तो माइक्रो में आएगा, क्योंकि एक की बात कर रहा है। अच्छा, उपभोक्ता का व्यवहार अध्ययन, उपभोक्ता फिर से एक का बात है, उपभोक्ता एक ही, समष्टि या व्यष्टि? व्यष्टि यानी कि माइक्रो माइक्रो माइक्रो। फिर से राष्ट्रीय रोजगार, ये समष्टि में जाएगा। बात किसका हो रहा है? सूक्ष्म का। फिर ये बाजार संरचनाओं का अध्ययन, क्यों? हुँ? हाँ बिल्कुल, तो ये भी सही है। तो कौन कौन ऑप्शन सही है? एक दो और है कहीं? एक दो और चार, ऑप्शन बी। अच्छा कोई बात नहीं, आप गलत समझ लिए हैं। चौथा नंबर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन किया जाता है? बताइए। समष्टि मतलब मैक्रो, मतलब बड़ा लेवल पे, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, सही है। सकल घरेलू यानी जीडीपी, सही है। अच्छा व्यक्तिगत वर्ड आ गया यहाँ, यानी कि ये गलत। अच्छा आर्थिक वृद्धि और विकास, जब आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो पूरी देश की वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये सही। देखिए एक दो और चार, एक दो और चार कहाँ? ऑप्शन ऑप्शन बी। गुंजा सही हो रहा है गलत? अच्छा आदत लग जाएगा। पांचवा नंबर देखिए, समष्टि सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में समानता है, समानता का कौन सा पहलू सही है? कौन सा पहलू सही बता रहा है समानता का? देखिए, दोनों संसाधनों के कुशल आवंटन का अध्ययन करते हैं। बताइए, क्या हम संसाधनों के कुशल आवंटन की बात करते हैं? नहीं करते हैं। हाँ, पूरा हम चाहेंगे कि कुशल आवंटन हो, ये कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है। हाँ ठीक। अच्छा दूसरा, दोनों अर्थव्यवस्था की संपूर्ण तस्वीर प्रदान करता है। अच्छा समष्टि और व्यष्टि दोनों संपूर्ण अर्थव्यवस्था का तस्वीर प्रदान करता है, ऐसा है? सिर्फ समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का तस्वीर प्रदान करता है, तो व्यष्टि नहीं करता, तो दो नंबर कथन गलत हुआ ना? प्रीति बहुत कंफ्यूज है। अच्छा आप कंफ्यूज यहाँ देख के हैं कि पेपर में गलती हो रहा है वहां देख के? अच्छा पूरा गलती हो रहा है इसलिए, तो कोई बात नहीं। और ये तीसरा कथन, दोनों आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होते हैं, सही है। आर्थिक नीति का निर्माण दोनों करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो फिर ये कथन भी सही है। फिर चार नंबर देखिए, दोनों उपभोक्ता संतुलन और राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, क्यों? राष्ट्रीय आय की बात आ गई तो फिर कहा उपभोक्ता संतुलन की बात करते तो माइक्रो सही होता, लेकिन राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो एक और तीन कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए। बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। चलिए, मेरे वजह से गलती हुआ, कोई बात नहीं, आप लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा सेम क्वेश्चन का, ठीक है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्यात देश के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं को अन्य देशों में बेचना है, सही गलती बोल रहा है? निर्यात उसे बोलते हैं जो देश के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा है उसको हम बाहर बेचते हैं, उसको निर्यात बोलते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आयात अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को संदर्भित करता है। आयात अन्य देशों से वस्तुओं को सेवाओं खरीद को संदर्भित करता है, सही है ना? ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, व्यापार घाटा तब होता है जब निर्यात आयात से अधिक होता है। व्यापार घाटा क्या था? आयात ज्यादा हो, सॉरी आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो, तब क्या होगा?
व्यापार घाटा, आयात ज्यादा हो यानी कि समझिए हम वस्तु खरीद कम रहे हैं, सॉरी खरीद ज्यादा रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं बेच कम रहे हैं, तो हम कम बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा, तो ये व्यापार घाटा का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है सही? गलत। व्यापार अधिशेष तब होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। व्यापार अधिशेष का मतलब निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, यानी कि सामान बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे, नहीं बुझा रहा है? हाँ हाँ। हम्म। हाँ, क्या आता जाता क्या है? पैसा की वस्तु। हाँ, तो पैसा देखिए, पैसा निर्यात से पैसा आता है कि जाता है? अच्छा, पैसा आता है कि डॉलर आता है? हाँ, तो डॉलर आता है, निर्यात से डॉलर आता है। ठीक है। आए क्या? हाँ सही बोल रहा है, इसीलिए बोले पैसा की डॉलर। हम्म। नहीं तो कहेंगे लोग कि ये पैसा बढ़ाता है डॉलर की जगह। तो कोई बात नहीं, स्थानीय भाषा में समझना है पैसा। ठीक है, तो ये गलत कि सही? गलत। तो ऑप्शन एक और दो सही। निर्यात और आयात का भुगतान किसमें किया जाता है? निर्यात और आयात का भुगतान किसमें किया जाता है? इसमें विदेशी मुद्रा में, घरेलू मुद्रा में नहीं होता है, स्वर्ण भंडार में, डिजिटल करेंसी में नहीं होता है। ऑप्शन एक सही। हाँ, ये ऑप्शन ए सही। चलाइए। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 नंबर बताएं। निर्यात और आयात का भुगतान, जब हम निर्यात करते हैं या फिर आयात करते हैं तो पैसा पैसा भुगतान करते हैं कौची में? डॉलर क्या है हमारे लिए? विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, फॉरेक्स रिजर्व। इसमें नहीं होता है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है। कहाँ आप भी वो तो हम भी यूज नहीं करते, आप भी यूज नहीं करते। अच्छा। हाँ हाँ, सिर्फ विदेशी मुद्रा में किया जाता है। खरीद बिक्री व्यापार सब डॉलर में होता है, इसीलिए ना डॉलराइजेशन पर जोर दे रहा है अमेरिका। आप काहे हंस रहे हैं? 4 नंबर, ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में अलग से पढ़ना है। ये एक वर्चुअल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है जिसे बिट कॉइन्स होती है। बिट कॉइन्स नहीं समझ रहे हैं? अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, शेयर मार्केट वाला में। नहीं नहीं, अभी बता दी इतना ही है, एक दिन में नहीं समझ में आएगा। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, आज ही चक्रीय इकोनॉमी में पढ़े हैं, सही की गलती? दूसरा, नवीनकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। जा जा, 9 नंबर पढ़ने लगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सही की गलती? दूसरा, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना, सही की गलती? सही। तीसरा, केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना सतत विकास का लक्ष्य हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये गलत। चौथा, कहाँ 4 नंबर ऑप्शन? पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना, सही है। ये चाहता है कि पर्यावरण में भी दूषित ना हो, अर्थव्यवस्था भी संतुलित रहे, समाज भी संतुलित रहे। तो एक सही, दो सही, तीन गलत, चार सही, तो कहाँ है? एक, दो और चार, ऑप्शन बी। देखिए, 9 नंबर, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी रणनीति है? पहला ऑप्शन क्या है? पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, सही या गलत? आज ही चक्रीय इकोनॉमी में पढ़े इसको। नहीं, और भी है ऑप्शन। वर्त कहाँ गया? नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, सही या गलती? वहीं रिसाइकल वाला बात, ठीक है। फिर तीसरा, पर्यावरण को अनदेखा करते हुए औद्योगिकरण को बढ़ाना,
ये तो सबसे पहले गलती होगा। चौथा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना। सही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। लकी, आपको नहीं बुझा रहा? नवीकरणीय संसाधन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको पेंडिंग रखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपूर्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपूर्ति को कौन प्रभावित करता है? चार होगा, कैसे? उत्पादन लागत आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। अगर मान लीजिए उत्पादन में बढ़ोतरी हो रहा है, मैंने उत्पादन करने में लागत ज्यादा लग रहा है, तो लोग उत्पादन करना बंद कर देंगे? उत्पादन करना कोई चाहेगा? तो पहला तो सही। दूसरा, बाजार में प्रतिस्पर्धा। अच्छा, इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि आपूर्ति को प्रभावित कौन करता है? आपूर्ति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों की बात करते हैं। बस एक मिनट, बस एक मिनट, बैठिए बैठिए, अंदर आ रहे हैं। आपूर्ति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। उसके बाद देखिए, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा होगा तो क्या होगा? बस 2 मिनट बैठ जाइए, लोग हम आ गए, ऑफिस में बैठ जाइए, हम आ गए। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा होगा तो बढ़ेगा ही घटेगा? फिर तीसरा देखिए, सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती हैं। किसी पे एमएसपी देगी, किसी पे नहीं देगी, लोग उत्पादन करना ही छोड़ देंगे। चौथा देखिए, उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। और संसाधन उपलब्ध हैं तो उत्पादन ज्यादा होगा, नहीं उपलब्ध है तो कम होगा। तो ऑप्शन डी सभी सही। ठीक है, कितना सही हुआ आप लोगों का? बोलिए जल्दी 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 जल्दी। आपका कितना है, किनका है ये? गुंजा का कितना? एक? तो डिमोटिवेट नहीं होना है। क्या है? अच्छा, नाम लेके नंबर नहीं बताया। आपका लकी 5। आपका प्रीति 5। ठीक है,